हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पूरे चैप्टर मतलब पूरे बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे उसे भी इसमें हम शामिल किए हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लगा। उसके बाद ये सभी हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया गया है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है, अगर आप लोग उतना भी कर लेंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति करके पेपर में आप लोगों को पूछा जा सकता है, या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। आप लोग जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे, आप लोगों को एक भी प्रश्न स्किप करके नहीं जाना है। लॉन्ग के जो है वो स्किप कर सकते हैं 2-4, बट और सभी प्रश्न आप लोगों को स्किप नहीं करना है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 2 दिया गया है, किसी विद्युत द्विध्रुव के काक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें से आप लोगों को 2 में से एक ही पूछा जा सकता है, ये नहीं कि दोनों पूछा जाएगा पेपर में। इसमें अगर आप लोग पेपर में किसी कारणवश आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को अगर फिगर अच्छे से आ रहा है तो आप लोग ट्रिक से कर सकते हैं। उसके लिए हम आप लोगों को ट्रिक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे पेपर से पहले। देखिए, इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को लिखिए, इसका गणितीय व्यंजक दीजिए। अगला प्रश्न दिया गया, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। और उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? गॉस के प्रमेय के आधार पर असीमित या अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र विस्थापित कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक लिखिए। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र, अगला प्रश्न फिर दिया गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद सेकंड प्रश्न दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव शून्य होता है। इसमें से अभी आप लोगों को जो अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दिया जाता है, इसमें से भी आप लोगों के एक ही पूछा जा सकता है। ये नहीं कि दो बताए हैं तो दोनों पेपर में आने के चांसेस हैं, दोनों में से एक ही आने के चांसेस हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र की स्थापना कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, 2 आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 7, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? जिस पर समान विभव होते हैं उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इससे के मतलब क्या तात्पर्य है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? समविभव पृष्ठ की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये पूछा गया जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विमा लिखिए। उसके बाद अगला चैप्टर नंबर 3, विद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों की व्याख्या आवश्यक परिपथ देते हुए कीजिए। उसका चित्र बनाते हुए मतलब करना है।
अगला प्रश्न दिया गया है किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह जिसे अनुगमन कहते हैं, अनुगमन वेग, अपवाह करके आएगा या अनुगमन वेग के बीच का संबंध स्थापित कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न या तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेगा या तो इस टाइप के, मतलब आंसर सेम रहेंगे, मतलब क्वेश्चंस अलग अलग हैं। इसमें दिया गया है अथवा करके दिया गया है, मतलब या तो ये पूछा जा सकता है या तो ये पूछा जा सकता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। अब अगला प्रश्न नंबर 3 दिया गया है किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र P/Q बराबर R/S व्युत्पादित कीजिए तथा संकेतों का सामान्य अर्थ है। जो संकेत दिया गया वो सामान्य अर्थ है। जिस प्रकार से आप लोग अगर पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे, जितने भी प्रश्न हैं कर ले जाएंगे सभी, अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो अगला प्रश्न नंबर 4 दिया गया है विभवमापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। विभवमापी की सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है वो बताना है। अगला प्रश्न है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुसार वेग से क्या तात्पर्य है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुसार वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। जो इसमें संकेत जो है प्रयुक्त किए जाएंगे उसका अर्थ भी बताना है। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया गया है धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध बताना। धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7 दिया गया है आवेश वाहक की गतिशीलता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर G/N स्मॉल ई दिया गया है, फिर कैपिटल ई दिया गया है, जहाँ चिन्हों का अर्थ क्या है सामान्य है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो आगे प्रश्न देखते हैं। आगे अगला प्रश्न दिया गया है 8 नंबर का विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है। और अगला प्रश्न नंबर 9 सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 1 दिया गया है बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए, मतलब परिपथ भी बनाना है, चित्र जो है वो भी बनाना है। समीकरण IG बराबर SI/S प्लस G की स्थापना कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है एक धारामापी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, नामांकित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न दिया गया दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले चुंबकीय बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब दो समांतर धारावाही तार, मतलब इसमें धारा प्रवाह इसके बीच जो बल लगता है वो बताना है। इसमें इसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा भी देना है। जो सूत्र निकल के आएगा उसके बाद 1 एम्पियर की परिभाषा लास्ट में देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, सूत्र भी लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न 7 दिया गया है 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। ये शॉर्ट में पूछा गया है, ये लॉन्ग के साथ पूछ लिया गया था। और प्रश्न नंबर 8 दिया गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया था, तो इसका आंसर हम लिख दिए हैं वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव था ABC करके इसका ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें से ऑप्शन वेबर हम लिख दिए हैं आप लोगों का आंसर। उसके बाद हेनरी पर मीटर का मात्रक पूछा गया था,
कई बार पेपर में पूछा गया और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। तो हमने इसका आंसर लिख दिया है चुंबकशीलता का। तब आगे प्रश्न देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। चैप्टर नंबर 5 के चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर का नाम है। इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट दिया गया, भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इनकी परिभाषा दीजिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न सेकंड दिया गया है, जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो वहाँ पर नमन कोण, जिसे नीति कोण भी कहते हैं, कितना होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। इसमें से बस इतने 3 ही प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं पेपर में, उसके अलावा पेपर में नहीं बनते हैं। तो अगर आप लोग इस चैप्टर पढ़ते हैं तो ये 3 प्रकार के प्रश्न जरूर से तैयार कर लें, क्योंकि यही कई बार रिपीट करके जब भी पूछा जाता है यही 3 प्रकार से पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। इसमें स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक तथा बीमा लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों का उल्लेख समझाते हुए कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया गया है, लेंज का नियम क्या है तथा यह किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। उसके बाद अगला प्रश्न 4 दिया गया है, स्वप्रेरण को समझाइए, उदाहरण भी लिखिए। स्वप्रेरण क्या है मतलब उसे लिखना है, उसके बाद उसके उदाहरण भी लिखना है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था ये प्रश्न, या तो अति लघु में पूछा गया था। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बीमा लिखिए, ये पूछा गया था। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा बतानी है और L/R की बीमा, इसमें ये 2 प्रश्न है। इसकी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बीमा और चुंबकीय फ्लक्स की बीमा और L/R की बीमा क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट था तो इस वजह से हमने लिखे हैं। अगला चैप्टर दिया गया चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। इसमें से भी प्रश्न आते हैं, कंफर्म है कि इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा पेपर में। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें दिया गया, सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा Z, प्रतिबाधा को Z से निरूपित करते हैं। Z बराबर रूट में R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C के होल स्क्वायर तथा tan phi बराबर ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपॉन R, जहाँ phi धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर है। या तो ये प्रश्न पूछे जाएगा पेपर में, या तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। एक प्रत्यावर्ती है, धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये जो प्रेरकत्व जो है L है, इसे L से निरूपित करते हैं, धारिता C से निरूपित करते हैं, प्रतिरोध R से निरूपित करते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया तो पूछे जाने के चांसेस तो बनते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न 3 दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्या तात्पर्य है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें से देखिए न्यूमेरिकल भी आना कंफर्म है और प्रश्न तो आएगा ही आएगा। इसमें से न्यूमेरिकल भी बनता है इस चैप्टर से। फिर आगे देखिए प्रश्न है इसी चैप्टर के, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अनुनाद पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा। अनुनाद पे 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग पेपर में कर लेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, बस फार्मूला बेस से न्यूमेरिकल ही आते हैं बोर्ड में। तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, RC की बीमा क्या है। R प्रतिरोध तथा C धारिता है, मतलब R जो इसमें है प्रतिरोध है और C जो है धारिता है, इसकी बीमा बतानी है आप लोगों को। बीमा निकालना भी सीख लीजिएगा, क्योंकि अति लघु में और ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते नहीं मतलब पूछे जाएंगे ही, बीमा आएगा ही आएगा पेपर में।
और क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय का व्यंजक लिखिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 विशिष्ट गुणों या अभिलक्षणों को बताइए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए। और एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की बीमीय सूत्र लिखिए और इसका संबंध भी बताना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेता है और उसके बाद सिद्ध करने के लिए भी लघु में पूछ लेता है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा गया है कई बार, कॉम्पिटिटिव जीके में करके, तो आप लोग इस टाइप के भी प्रश्न कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा टाइप के प्रश्न नहीं बनते, बस अगर 4 ही, इसमें से 4 टाइप के प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके पार्ट बी जो है, पार्ट ए कंप्लीट हुआ, पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में इसे हम एक चैप्टर नंबर 9 लिखे हैं क्योंकि सभी साथ में लिखे हैं। अगर पार्ट बी देखेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 1 करके दिया रहेगा, लेकिन इसे हम चैप्टर वाइज लिखे हैं, तो इस वजह से चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र है। इसमें पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 सिद्ध कीजिए, जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, जो ये प्रतीक दिए गए हैं उसके सामान्य अर्थ हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म के कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के पदों में एक व्यंजक निकालिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, किसी परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख की सहायता से समझाइए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, एक प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण I-डेल वक्र में ग्राफ खींचिए, न्यूनतम विचलन की क्या सार्थकता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा दीजिए। उसके बाद इसमें 2 प्रश्न और बचे हैं, देखिए 2 प्रश्न ये हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी बताना है। न्यूटन के लेंस का सूत्र भी बताना है, उसके बाद जो प्रतीक उसमें है उसे भी, उसका अर्थ भी बताना है। अगला प्रश्न है, किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी, इसमें से पहला प्रश्न है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। स्नेल का नियम तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, तो याद ही होगा। और अगला प्रश्न दिया गया है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए तथा परावर्तन के नियमों को सिद्ध कीजिए। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 2 समांतर स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d तथा उनके परतों के बीच की दूरी कैपिटल D, जो परतों के बीच की दूरी रहेगी कैपिटल D रहेगी और जो स्लिटों के बीच की दूरी रहेगी स्मॉल d। यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो पर्दे का केंद्रीय फ्रिंज से NV दीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए।
इस टाइप के प्रश्न के जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, कभी देखने को नहीं मिला है। फिर भी आप लोग इस अगर सूत्र याद रखेंगे तो अगर आएगा पेपर में तो कर ले जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ये सब फार्मूला बेस ही अगर पूछा भी जाएगा तो फार्मूला बेस ही पूछा जाएगा, कभी पेपर में आया नहीं है। फिर भी आप लोग से कहेंगे कि 1-2 ट्राई कर लीजिएगा न्यूमेरिकल, ताकि आए पेपर में तो छूटे ना पाए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न अति लघु का है, तरंगाग्र किसे कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, द्विव अपवर्तन से क्या तात्पर्य है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन की व्याख्या कैसे की। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्सर्जन मतलब इसकी व्याख्या कैसे की। इस पे न्यूमेरिकल भी 2-3 ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं तो पूछे जाने के चांसेस भी हैं। 2-3 ट्राई कर लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, कर लीजिएगा ट्राई। उसके बाद फार्मूला बेस ही आएगा, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, वरना फिर तो हम तो कराएंगे ही। फार्मूला बेस ही पूछा जाता है। अगर आप लोग फार्मूला याद है और फार्मूला जो की पॉइंट्स दिए रहते हैं वो आप लोगों को पता है तो आप लोगों से न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। और न्यूमेरिकल अगर कोई ऐसा है जो आप लोगों को नहीं आ रहा है, फार्मूला नहीं आता है, तो कैसे करना है वो ट्रिक हम आप लोगों को उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि फिजिक्स में आप लोग कैसे ट्रिक से कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन जैसे जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ट्रिक्स हम बताएंगे किस प्रकार से आप लोगों को करना है। देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन समीकरण स्थापित कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 3, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, द्रव्य तरंगे क्या हैं। दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के सूत्र के निगमन कीजिए। इस सूत्र पे तो आप लोग को याद भी कर लेना है और क्वेश्चंस भी लगा लेना है, 2-4 क्वेश्चंस भी ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है और जो उसमें संकेत थे उससे लिखना है। संकेत मतलब कि जो दिया गया उससे मतलब वो क्या क्या है संकेत वो लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 परमाणु। इसमें पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल समझाइए। इसमें 9वीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है, ये क्या है मतलब कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो इसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये हम लिख दिए हैं। इसमें से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं क्योंकि 2-3 बार पूछा गया है पेपर में, तो आप लोग भी न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लीजिएगा इस पे। उसके बाद अगला चैप्टर दिया गया है नाभिक, समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक का अर्थ एक एक उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है और एक उदाहरण भी दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के उदाहरण दिए रहते हैं। आप लोगों को पहचानना रहता है कि समस्थानिक कौन सा है, समभारिक कौन सा है, समन्यूट्रॉनिक कौन सा है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जाता है और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, तो आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।